घर में बचपन में 5वीं क्लास में पढ़ते थे, लगभग चौथी की परीक्षा पास करके 5वीं के लिए तैयारी कर रहे थे, तो ननिहाल पक्ष में मुनि बोध सागर जी विराजमान थे। छुट्टियों में वहाँ थे। परिचय के तौर पर सभी का आना जाना महाराज के दर्शनार्थ होता था, उनका ख्याल भी था। तो उन्होंने भी उस समय कुछ प्रेरणा दे करके, कुछ ऐसा समझ करके उस छोटे से गुटके को 24 ठाना का जो था वो मुझे दिया और कहा इसको धीरे धीरे पढ़ना और याद कर लेना। वो तो उस समय कम उम्र और धार्मिक ज्ञान उतना नहीं, पर श्रद्धा तो पूरी धर्म के प्रति, मुनिपद के प्रति। पर जब संघ में प्रवेश हुआ और स्वाध्याय करने में 24 ठाना का ग्रंथ मुझे मिला, तो लगा कि देखो सुयोग ये जो आज बन रहा है, इसकी नींव, इसका बीज तो और पहले पड़ गया था। आचार्य श्री भी बीच बीच में महाराज जी से भी पूछते कि बराबर तैयारी चल रही उन लोगों की नहीं, और हम लोगों को भी बीच में तैयार करते रहना। रुचि भी थी, सीखने की ललक भी थी, तैयारी भी चलती रही। आचार्य श्री ने भी एक दिन विशेष रूप से कहा, रत्न करंडक के श्लोकों को याद करो, कंठस्थ करो। तैयारी शुरू हो गई और एक दिन आचार्य श्री ने परीक्षा ले ही ली। प्रातःकाल सुबह सुबह आचार्य भक्ति संपन्न हुई, संघ के महाराज जी भी बैठे थे। सभी के बीच में, क्यों ब्रह्मचारियों तैयारी चल रही कि नहीं? हाँ आचार्य श्री तैयारी चल रही है। कुछ याद किया कि नहीं? याद हुआ है आचार्य श्री। सुना सकते हो क्या? अब तो याद कर रहा हूं कहना अलग बात है, और सुना सकते हो क्या? अब तो एकदम परीक्षा हो जाएगी। हाँ आचार्य श्री सुना सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा सुनाओ। तो इस श्लोकों को सुनाना शुरू किया। जो जैसे याद थे उस तरीके से सुनाते गए। प्रारंभिक श्लोक अच्छे याद रहते हैं तो वो तो अच्छे तरीके से सुना दिए। हाँ हाँ। फिर जहाँ थोड़ी बहुत गाड़ी अटकने को हुई तो अपने आजू बाजू वाले महाराज भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट, एक अक्षर बता दिया, एक शब्द बता दिया, तो उस शब्द से ख्याल में आता। हाँ, तो ऐसा करते करते सम्यक दर्शन अधिकार के इस श्लोकों को सुनाया। तब आचार्य श्री की प्रसन्नता और आशीर्वाद में, हाँ ऐसे ही तैयारी करनी है, मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी। क्योंकि स्वयं गुरुवर आचार्य श्री ने अपने गुरुवर के निकट पहुंच करके जो प्रारंभिक शिक्षण लिया, जो ज्ञानार्जन किया, उसमें कंठस्थ करने की उनकी तैयारी बहुत थी। और आचार्य श्री आज भी इसी बात पर जोर देते हैं संघस्थ त्यागी व्रतियों के लिए कि अपने को जितना ज्यादा कंठस्थ होगा उतनी ज्यादा तैयारी हम अपनी स्वाध्याय के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि स्मृति में विषय आना चाहिए, और स्मृति में विषय को उदाहरण सहित, संदर्भ सहित याद रखने के लिए कंठस्थ करने की क्षमता होना चाहिए। कंठस्थ भी करने की स्थिति एक उम्र तक होती है। बच्चों की उम्र रटने की होती है, थोड़े से बड़े होंगे तो भी रट सकते, लेकिन फिर ज्यादा बड़े होंगे तो रटने का क्रम कम होता है, फिर उससे समझने का क्रम बढ़ता है। और प्रारंभिक अवस्था में बच्चे ना भी समझ पाए तो चलता है, पर रटाना उनको शुरू करना पड़ता है। तो आचार्य श्री का वही दृष्टिकोण कि ये जो उम्र है तुम्हारी, अभी इसमें तुम जितना रट सको रट लो। अर्थ कब समझ में आएगा उसकी चिंता नहीं करना, एक बार बैठ गया तो अर्थ तो वो कभी ना कभी आएगा ही आएगा।
आचार्य संघ में आज भी कहते हैं कि कंठस्थ विद्या और अंतस्थ धनम, इसका बड़ा महत्व होता है। अंटी में तुम्हारे कुछ रुपया पैसा है तो उसका महत्व ज्यादा है। हमारे घर पर तिजोरी में रखा है, हम वहां से निकाल के दे देंगे, बाद में देखना अभी क्या है तुम्हारे पास। आज तो फिर इतनी सुविधा हो गई कि एक कार्ड अकेला आपने रख लिया तो कहीं से भी निकाल के कर सकते, लेकिन जिस समय ये सुविधाएं नहीं थी और तुम भले ही अपने घर के करोड़पति व्यक्ति हो, पर बाजार में तुम्हारे पास नहीं है तो कहेगा सेठ जी जब लाओगे तब फिर देखेंगे। और थोड़ा भी तुम्हारे पास है तो हाँ ये लो हमको दो। तो अंतस्थ धनम, अंटी में रहने वाले, गांठ में रहने वाले धन का महत्व है और कंठ में रहने वाली विद्या का महत्व है। नहीं नहीं हमारे पास सब नोट है, जब हम दिखाएंगे लाएंगे फिर बताएंगे तो वो संदर्भ टूट गया। अभी क्या है तुम्हारे पास वो तुरंत बताओ आप। तो वक्ता की विशेषताओं में विषय का स्मरण एक अपना आवश्यक गुण माना गया है और उसी से उसके विषय की पुष्टि होती है। सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में यही क्रम चला, खूब अच्छा चला। संघ का स्वाध्याय भी चलता था। एक कक्षा सुबह समूचे संघ की, एक कक्षा दोपहर को, सुबह शाम आचार्य भक्ति वंदना, संघ की चर्चाएं, सार्वजनिक रविवारी प्रवचन सभा, पर्व त्योहारों पर कार्यक्रम, श्रद्धालुओं का आना जाना, प्रभावना का अद्भुत वातावरण उस समय महाराष्ट्र में बना। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की उस समय यह थी कि क्षेत्र का पहाड़ी भाग मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है और सारा प्रबंध जो कि आवागमन महाराष्ट्र में से ही होता है, रास्ता महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र सरकार के हाथ में। और इस कारण दो प्रदेशों की व्यवस्था होने से क्षेत्र पर बिजली आ ही नहीं पा रही थी। अनेक अड़चने, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहाड़ी भाग का अंतिम छोर, फिर ढलान, और इस तरफ से निकल करके महाराष्ट्र के खरपी और परतवाड़ा गांव से जुड़ना और सारा आवागमन प्रबंध महाराष्ट्र का। अनेक वर्षों से कमेटी वाले प्रयासरत थे, सफलता मिल नहीं रही थी। लेकिन उस वर्ष आचार्य श्री का प्रवास हुआ है, चतुर्मास हो रहा है, ऐसी चर्चाओं में अनेक लोगों ने प्रयास करके जब यह बात रखी कि भाई हमारे गुरुवर का इतना बड़ा संघ विराजमान हुआ है, बारिश पानी का समय है, यात्रियों का आना जाना ये बड़ी समस्या है, तो अधिकारियों ने बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटियाँ किए, बिना ज़्यादा बारीकियाँ निकाले और सद्भावना से दोनों प्रदेशों ने स्वीकृति दे दी। और सन 80 के उस वर्ष में पहली बार उजाला विद्युत का क्षेत्र पर पहुंचा। लोगों को एक स्मृति का विषय बना। ठीक लगा कि क्षेत्र के विकास में आवश्यक था। उस प्रवास में एक बहुत प्रेरक संदर्भ घटा। जिनेंद्र वर्णी का नाम अपन सभी जानते हैं। स्वाध्यायी साधक के रूप में, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के संपादक और संयोजक संकलक कर्ता के रूप में बड़ा नाम था समाज में। लेकिन सन 1980 के पहले पहले तक, जबकि गुरुवर आचार्य श्री की दीक्षा 1968 में हो चुकी थी, ये योग नहीं बना उनका। बाकी तो सभी विद्वान लगभग देर सबेर गुरुवर के पास उपस्थित हुए, ज्ञान वार्ताएं चर्चाएं हुई, लेकिन जिनेंद्र वर्णी का आने का योग नहीं बना। सन 1980 की वाचना में जब देश के बहुतायत विद्वान उस वाचना में सम्मिलित हो चुके थे,
तब भी उनके आने का योग नहीं बना। और जिनेंद्र वर्णी की एक स्थिति ये भी रही कि वो विद्वान तो रहे, साधक भी रहे, लेकिन उन पर थोड़ा सा वेदांतियों का असर भी पड़ गया था। और वेदांतियों की मान्यता से थोड़े से उनके मन में कन्फ्यूजन भी आ गए थे। अनेक अन्य मतावलंबी साधकों के साथ रह करके भी उन्होंने चर्चाएं की और बहुत सारा समय साधना में बिताया भी। पर चूंकि पारंपरिक घुट्टी में उनको जैनत्व मिला था, तो उससे हटने की बात तो थी नहीं। पर ज्ञानी को ज्ञान की बातों में कहां कैसा प्रभाव पड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा थोड़ा रंग, थोड़ा थोड़ा असर उन पर दिखने लगा। विनोबा जी से भी परिचित थे, प्रभावित थे। विनोबा जी के आश्रम वर्धा के पास पवनार में उनका आना जाना भी रहता था। सन 80 के मुक्तागिरी के चतुर्मास की चर्चा समूचे महाराष्ट्र में फैली, वर्धा तक गई। और इसी चतुर्मास के दौरान उनका पवनार आश्रम आना हुआ। उनके अंतर मन में क्या भाव छिपा था ये तो कौन जाने। संभवतः ये भी रहा होगा, नाम तो उन्होंने आचार्य का सुन रखा था कि भाई चलो महाराष्ट्र में चातुर्मास हो रहा है, नागपुर वर्धा के निकट हो रहा है, आश्रम में जाना होता ही है। आश्रम में आश्रम का जाना हो जाए और निकट में आचार्य, ऐसा भाव लेकर के वो वहां तक आए हों, या वहां अपने किसी प्रयोजन से आए हों और फिर जानकारी मिली हो कि निकट ही क्षेत्र पर आचार्य श्री भी हैं। वर्धा से उन्हें जानकारी मिली कि आचार्य श्री मुक्तागिरी में विराजमान हैं। उनका मन हुआ, नाम तो बहुत सुन रखा है, एक बार चल करके देखें तो। ज्ञानी थे पर मुनि और त्यागियों से लगभग दूर रहा करते थे, और ऐसा कोई उनके उस वर्तमान के समय में योग नहीं बना कि वो कोई विशेष रूप से सक्रिय होकर के, प्रयासरत होकर के किसी मुनि संग में जाएं या चर्चाएं करें। दिल्ली में संगीति की बात अलग थी कि दोनों समुदाय के मान्य आचार्य थे, विद्वान थे, वो एक विद्वत समाज के नाते उनका काम था। अलग से आना जाना उनका संगों में नहीं था। और वो भी एक अच्छे गुरु की तलाश में थे, ऐसा उन्होंने बाद में भाव प्रकट किया। उनके मन में पवनार आश्रम विनोबा जी के यहाँ पर मन में भाव आया कि वर्धा चलें और वर्धा से मुक्तागिरी जाकर के आचार्य श्री के, अब अपन अपनी भाषा में तो यही कहेंगे कि दर्शन करना चाहिए, पर शायद उस समय तक उनके मन में दर्शन जैसे करने का भाव रहा ना रहा भगवान जाने, पर चलना चाहिए। वो मुक्तागिरी आए। 3 दिन तक वो मुक्तागिरी में रहे। स्वाध्याय में बराबर समय पर आकर के वो बैठ जाते थे, लेकिन आचार्य के निकट जाकर के उन्होंने कभी बात नहीं की, कक्ष में कमरे में जाकर के कभी बात नहीं की। सभा में आना और सभा से ही उठ करके वापस धर्मशाला में चले जाना। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कि ये कुछ तलाश में हैं। बहुत एकाग्रता से सुनते थे, शांत चित्त सुनते थे, आचार्य को बहुत गौर से देखते रहते थे। आचार्य आहार को निकल रहे हैं तो दूर खड़े होकर के देखते रहते थे। जंगल को आचार्य निकल के गए तो थोड़ा दूर तक पीछे पीछे भी जा कर के अपने भाव से वो कुछ तलाश करते रहते थे। आचार्य श्री ने भी कुछ नहीं कहा। जानकारी तो आचार्य श्री को भी मिल गई कि जिनेंद्र वर्णी आए हैं और यही जिनेंद्र वर्णी है जो हमारी क्लास में रोज बैठते हैं। आचार्य श्री ने भी कभी कुछ नहीं कहा। 3 दिन निकल गए।
सुबह शाम आना जाना बैठना औपचारिकता में ठीक है, उन्होंने उनको देख लिया, उन्होंने उनको देख लिया, बाकी अंदर से दोनों को ये तो बोध था कि ये कौन है और वो कौन है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नैकट्य प्रदर्शित नहीं हुआ। तीसरे दिन उनके जाने का मन हुआ। आज जब वो सभा में बैठे तो जरा भाव भंगिमाएं बिल्कुल अलग अलग थीं। आचार्य श्री ने स्वाध्याय संपन्न कराया, फिर वो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, आज मेरी वापसी है और मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं, और अलग से निवेदन करने की अपेक्षा मैं सभी के सामने निवेदन करना चाह रहा हूं। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आमंत्रित किया और माइक दे दिया। उन्होंने जो शब्द बोले, जो भाव प्रकट किया, उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब एक इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा कार्य जिसने अपने जीवन में किया, वह एक गुरु की तलाश में था बहुत समय से, और यहां वहां नाम भी सुनते, जानकारियां भी लेते, उनका अपना अंतर्मन संतुष्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए वो और तलाश करते रहे। 3 दिन तक वो मुक्तागिरी में रहे, और उन्हें जो अनुभव हुआ, जो वो समझ सके, जो वो देख सके, जो उन्हें अपेक्षा थी या जिसकी उन्हें तलाश थी, वो भाव उनका वहां पूरा हुआ। और उन्होंने अपना थोड़ा सा भाव प्रकट करते हुए उपसंहार में ये कहा, जो शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, ये जिनेंद्र वर्णी कीट शब्द का प्रयोग किया था। कीट यानी कीड़ा। ये जिनेंद्र वर्णी कीट अपने ज्ञान के बड़े अहंकार में था, और इसने ये अवधारणा भी बना ली थी कि इस काल में कोई आदर्श मुनि नहीं है, और मैं इस भ्रम में आ भी रहा था, लेकिन मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश थी, जिसके बिन मेरा आज तक का जीवन अधूरा रहा।